गंगा कटान की वजह से ग्राम पंचायत कुंडा खुर्द का अस्तित्व खतरे में। संवाददाता अजहर लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा कुंडा खुर्द नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गीता देवी के प्रतिनिधि अखिलेश कुमार यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में, इस गांव में अभी भी क्या क्या समस्या बनी है उसके बारे में। उससे पहले मैं इस परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये प्रधान जी दूसरी बार प्रधान पद के रूप में स्वीकार किए गए इस गाँव के प्रति, और जो है इस बार अपने 3 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 300 कुछ वोट से जीत हासिल हुई इनकी। तो आइए मिलते हैं अखिलेश कुमार जी से और जानते हैं यहाँ की समस्या के बारे में। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने D7 न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी गांव की जनता ने अब दूसरी बार आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है इस गांव का सेवा करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए। तो आप अपने गाँव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव की जनता के बारे में पहले तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन लोगों ने हमको नवनिर्वाचित फिर दोबारा समझा इस लायक। मैं इस गांव का दूसरी बार फिर प्रधान प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हाँ, इन लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी एक जॉब कार्ड बनाया जाता है जिसको मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने गांव में आसपास ही, मतलब ये मनरेगा के तहत काम दिया जाता है, वो प्रधान के अंतर्गत होता है। वो अपना किसी भी तरीके से जीवन यापन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। तो आपके गांव में ये मनरेगा वगैरह काम चल रहा है कि अभी? जी चल रहा है, इस समय तो बंद है, बारिश के कारण काम नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा था, काम दिया जा रहा था मनरेगा के तहत। कभी कभार ऐसा भी होता है प्रधान जी की जो काम नहीं भी करने जाते हैं उनका भी जो है जॉब कार्ड पे हाजिरी भर दी जाती है, उनको बैक साइड ऐसी कोई बात नहीं। और जो पात्र होते हैं उनको भी कभी कभार ऐसा समस्या आता है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सबसे प्रधान हुए हैं, उन्हीं लोगों का भरा जाता है जो काम करते हैं। ओके। जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक समस्या होती है कि पीने का जो व्यवस्था होता है, पानी सही ढंग से नहीं हो पाता, जैसे पेयजल का व्यवस्था नहीं होता है। आज भी लोग जो हैंडपंप से या कुएं के द्वारा पानी निकाल करके पीते हैं, जबकि बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी काफ़ी दूषित हो जाता है, जिसको पी करके लोग काफ़ी बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो आपके गांव में पेयजल का क्या व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था हमारे गांव में टंकी बैठने जा रही है सरकार की तरफ से। हमारे यहाँ बड़ी घर घर नल की व्यवस्था स्वजल धारा के अंतर्गत टंकी बैठने जा रही है। इस साल हमको लगता है कि 1 साल के अंदर सब घर पानी पहुंच जाएगा। ओके। अभी फिलहाल में कैसे लोग पानी पी रहे हैं? यहाँ समरसेबुल है, कुएं हैं, हैंडपम्प हैं, इसी से पानी पीते हैं हम लोग। ओके। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई जाती है कि भारत सरकार द्वारा हर घर में जो है एक शौचालय हो जाए, ताकि सभी लोग अपने शौचालय में ही शौच करें, बाहर में शौच न करें, क्योंकि बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगी होती है, वातावरण दूषित हो जाता है, लोगों को बीमार होना पड़ता है, बीमारियां तरह तरह की आ जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हर गाँव में हर घर में शौचालय मिली थी या अब तक नहीं मिली है? तो आपके गांव में ऐसे कितने % लोग हैं जो आज भी बाहर में शौच करने को विवश हैं? हमारे गांव में सभी लोगों को, हमारे जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, सबको शौचालय जो पात्र हैं सबको दे दिया गया। कोई ऐसा घर बाकी नहीं। कुछ लोग बाकी भी हैं, तो इस बार भी हम लोग प्रयास किए हैं और दे दिए हैं, उनको भी मिल जाएगा। हर गांव में गरीब तबके के लोग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जिनको रहने को घर नहीं है, ऊपर छत नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश जैसे तैसे अपने जीवन यापन करते हैं। बारिश के मौसम में घर में पानी घुसने लगता है तो काफ़ी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार जो है हमेशा आवास देती रहती है ताकि उनको कुछ राहत मिल सके, वो अपना कुछ एक छोटा मोटा घर बना सके, वो अपना जीवन यापन कर सके थोड़ा। तो आपके गांव में आवास का क्या व्यवस्था है? कितने लोगों के पास घर है? कितने लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं? कितने लोगों को पात्र होते हुए भी आवास नहीं मिल पाता है? कभी कभी संबंध में जो अपात्र है उनको मिल जाता है। तो आपके गांव में ये क्या कंडीशन है इसकी? कितने % लोग हैं? हमारे गांव में सभी जितने अपात्र लोग हैं उनको नहीं दिया गया है। जो पात्र हैं उन्हीं लोगों को इस बार आवास दिया गया। सूची भी बन गई है हमारे गाँव की। लगभग इस साल हमको 24 आवास मिला है, जिसपे 2 काम चल रहा है इस समय। हाँ, जो पात्र होगा उसको अवश्य आवास दिया जाएगा। हर ग्रामीण क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये
कि मतलब गांव के लोग जो है जो छोटी मोटी परेशानियों में पड़ जाएं रात बिरात वगैरह, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना इलाज कर सकें। तो उसके लिए आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है कि नहीं है? अभी भी लोग लाचारी होकर के बाहर ही जाते हैं या अदर हॉस्पिटल में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे गांव में, लेकिन अभी डॉक्टर बैठते नहीं हैं। लेकिन है हमारे यहाँ बना हुआ है। ये डॉक्टर कब से नहीं बैठते और आपने कभी इस पे चर्चा वगैरह किया कि मतलब चर्चा चल रही है, इस पे चर्चा चल रही है जी? ब्लॉक पे भी बात हुई है। लगभग बोल रहे हैं लोग कि अब लग जाएंगे, वहाँ जाएंगे लोग, डॉक्टर बैठेंगे वहाँ, वहीं पे इलाज होगा जी। चल रहा है। शिक्षा के स्तर पे क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह ऐसा कुछ है? पंचायत भवन वगैरह कुछ इस तरह का व्यवस्था है आपके गांव में या नहीं है सर? है। पढ़ाई वगैरह होती है, बच्चे पढ़ने वढ़ने हाँ, जाते हैं? पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। टीचर अवेलेबल रहते समय? टीचर अवेलेबल होते हैं। ब्लॉक द्वारा प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में प्रधान के अंतर्गत एक पौधारोपण होता है, वृक्ष रोपण जो होता है वो ऑक्सीजन शुद्ध रहे, हरा भरा गांव दिखे, ऑक्सीजन अच्छा मिल सके, लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि पौधा है तो जीवन है। तो आपके गांव में पौधे वगैरह आए, लगे कि नहीं लगे? कभी ऐसा भी होता है कि पौधे लग तो जाते हैं लेकिन 70% पौधे नष्ट हो जाते हैं, मात्र 30% ही पौधे को बचाया जाता है। कुछ लोग पौधे लगा लेते हैं, उसका देख रेख नहीं कर पाते सही ढंग से, तो गांव के आवारा जानवर जो होते हैं वो कभी चर जाते हैं, कभी धूप की वजह से जल जाता है, कभी उसका देख रेख सही से नहीं हो पाता है, वो पौधे अक्सर नष्ट हो जाते हैं। तो आपने पौधे लगवाए और उनको सजेस्ट वगैरह किया कि नहीं? जी किया। ओके। लेकिन उसमें भी थोड़ी, जैसे आपने कहा है सर कि 70% खराब हो जाते हैं, तो सच्चाई है। आज भी हम अभी पौधा लगवाए हैं, इस बार भी अभी लग भी रहा है पौधारोपण का काम चल रहा है। लगवा दें, ट्री गार्ड न होने के कारण पौधे हमारे यहाँ नुकसान होते हैं। नहीं, ये आप ही के यहाँ नहीं है, हर जगह नुकसान हो जाते हैं लगभग, क्योंकि ये सजेस्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। पौधा देना लगाना बड़ी बात नहीं होती है, उसको कैसे बचाया जाए, उसका देखरेख कैसे किया जाए, वो बड़ी बात होती है। इसके लिए हम लोगों ने पर्सनल सबके यहाँ घर घर भी हम लोगों ने पौधा दिया है जी। जो बचा है आज भी। ओके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जिनको सरकार द्वारा एक राशन कार्ड मुहैया कराई जाती है, जिसके द्वारा खाद्य सामग्री कम दर पे जो है मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लगभग जितने पात्र होते हैं उनको सबको राशन कार्ड अलाउ होता है। तो इसमें भी समस्याएं आती है कि जो पात्र उनको नहीं मिल पाता है, किसी घर में 3-4 कार्ड हो जाते हैं, किसी का यूनिट का समस्या है, तो कभी कभी कोटेदार को लेकर के समस्याएं आ जाती है। उनको जो सरकार मुहिम चलाती है, जो योजना चलाती है, उसके तहत उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनके पास आज भी वो कार्ड की ज़रूरत है और उनको नहीं मिल पाया है, और अपने आप कार्यकाल में आप उनको कब कंप्लीट करेंगे? हमारे लगभग जो पात्र हैं उनको सभी लोगों को राशन मिल रहा है, वही अपात्र व्यक्ति बचा नहीं है। अब फिर जो भी बचे हैं उनका प्रयास किया जा रहा है। हम लोग किसी न किसी अपनी कहीं न कहीं से बातचीत हो रही है, कलेक्टर साहब से होती रहा, कोटेदार से बात होती, उनको राशन बनवाने का काम करेंगे, राशन कार्ड। जैसा कि प्रधान जी हम आपके गांव में जैसे एंट्री की है रोड छोड़ करके, तो रास्ते में काफ़ी रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, काफ़ी जल जमाव हो गया है और कीचड़ वगैरह भी हो गए, हम लोगों को आने में काफ़ी समस्या हुआ है। तो आपके गांव में ये कब से चल रहा है और मैंने यहाँ के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और आप इस पे विचार व्यक्त किए हैं कि नहीं किए? हमारे गांव की रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है। हाँ, बहुत दिनों से हम लोगों ने मांग किया सरकार से रोड बनवाने के लिए, आज तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई रोड के लेकर के हमारे यहाँ। हाँ, लगभग 4 साल हो गया हम लोग मांग करते रहे, रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। साफ सफाई न होने के कारण भी, जैसे मिट्टी वगैरह जमा हो जाना और बारिश हो जाने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाना, तो उसकी वजह से भी कीचड़ वगैरह हो जा रहा है। अगर साफ सफाई का ध्यान रहे तो थोड़ा कम जो है कि वो रहे, और पानी निकासी का कोई व्यवस्था अगर रहे तो भी समस्याएं इतनी न बने। तो ऐसा नाली वाली का क्या व्यवस्था है, मतलब कि ऐसे ही हर बार बारिश में होता है या कोई निवारण है इसका? निवारण के लिए हम लोग ने सीवर कुछ अगले साल बनवाए, हाँ, कुछ पानी सीवर बना है, कुछ अभी बाकी है, इसीलिए समस्या बनी हुई है। लेकिन रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है, आने जाने के लायक ही नहीं है बचा। कभी भी बारिश होती है लोग गिरते पड़ते हैं तो रोड पे। जी,
रोड पे मैं प्रधान जी देखा था कि मतलब रास्ते में भैंस वगैरह जानवर वगैरह भी बंधे हुए थे, तो मतलब ये रोड पे बांधने की जगह है, आपने कभी उनको मना किया? ये मतलब रोड पे आने जाने के लिए है, तो वो गंदगी वगैरह करती है जानवर वगैरह रोड पे, तो ऐसे भी लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। जैसे इसके लिए भी मैंने कई बार लोगों से कहा कि अपनी पशु भाई कहीं अपनी व्यवस्था के लिए, लेकिन व्यवस्था है नहीं, इसलिए लोग बांध देते हैं उसी जगह। विवाद तो हम कर नहीं सकते हैं, कह ही सकते हैं। कई बार हम लोगों ने बात किया उन लोगों से। किसी ने अपना दीवार घेर दे रहा है, तो किसी ने अपना छत लटका दे रहा है रोड पे। सारी समस्या रोड की है। तो एक प्रधान होने के नाते आपका एक अस्तित्व बनता है कि नहीं? आप उनको प्यार से समझाइए, एक बैठक अपनी खुली मीटिंग कराइए लोगों को, गांव के सभी लोगों को बुला करके कि देखिए ये समस्याएं बनी हुई है, तो इसको हल किया जाए, इससे सभी लोगों को समस्या हो रही है। तो किसी एक दो इंसान की वजह से अगर पूरी ग्रामीण के लोगों को अगर समस्या हो रही है, तो उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, कहीं ना कहीं निवारण इसका किया जाएगा पशुओं के लिए। जैसा कि प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। आपके नज़र से मुख्य बिंदु क्या है? आपके गांव में सबसे जटिल समस्या क्या है जिसको आप अपने स्तर से करवाना चाहते हैं? मेन जटिल समस्या है गंगा कटान। हमारे गांव की कई एकड़, लगभग 100 एकड़ जमीन अब तक गिर चुकी गंगा कटान में चली गई है। रोड भी कट के चला गया, मंदिर भी गिर गई कई ठो। हमारे यहाँ जाने आने के लिए रास्ता नहीं बचा है। इस पे कई बार विचार हुआ, माननीय विधायिका जी ने भी आकर के यहाँ की समस्या देखी और इन्होंने विधानसभा में भी उठाया। बोला गया है काम लग जाएगा, लेकिन आज तो कोई काम हुआ नहीं। अभी तो 10 का 10 मामला पड़ा हुआ है। आज भी गंगा कटान से हमारे यहाँ मलैया बस्ती में जाने के लिए रास्ता नहीं बचा, वो विवश है जाने के लिए। हम लोगों ने कई बार मांग की सरकार से कि हमारे यहाँ गंगा कटान रोका जाए, लेकिन अभी सरकार का ध्यान नहीं लग रहा है कि इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। इस गंगा कटान को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मांग की है कि हमारे गांव का अस्तित्व खतरे में, इसको बचाने का कार्य करें। आप लोग थोड़ा ध्यान इस पर भी दें गांव की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम ग्राम सभा कुंडा खुर्द में हैं और हमारी बात अखिलेश कुमार यादव जी से हुई। अब चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।